हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है अनअकैडमी के नीट यूजी क्वेस्ट प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ पर हम प्रिपरेशंस को और भी बेहतर बनाते हैं थ्रू क्वेश्चंस। क्वेश्चंस के थ्रू ही मेरी कोशिश होती है कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया जाए। क्वेश्चंस के थ्रू ही जितने भी कंसेप्ट आ रहे हैं उनको एक बार रिवाइज कर लिया जाए। और क्वेश्चंस के थ्रू ही ये भी जान लिया जाए कि हम जिस एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ामिनेशन में हम कितने तैयार हैं। ठीक है। हेलो 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 राज, सभी लोग आ जाइए। सुबह थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। सो उम्मीद करता हूँ सब लोग आगे होंगे। तो आज के इस पार्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का, सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का पार्ट 3 करने वाले हैं। ठीक है। तो जितने लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि यहाँ पर मैं हर एक चैप्टर से रिलेटेड कम से कम 200 के क्वेश्चन के आसपास कराता हूँ। और उन 200 क्वेश्चंस में हर पार्ट में मैं 25 से 30 क्वेश्चन रखता हूँ, ताकि आप हर बार चीज़ों को आसानी से रिवाइज कर सकें। एन के स्टडी हब, यार हाय हेलो है ना, बार बार क्यों एक ही चीज़ लिख रहे हो। ठीक है। तो और ये सारा का सारा जो पीडीएफ है ये मैं अपने टेलीग्राम लिंक पे शेयर कर देता हूँ। टेलीग्राम लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई। सो लेट्स क्रैक, है ना। हाय हेलो हेलो हेलो, है ना। लेट्स क्रैक। और आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम लोग कुछ एक ज़रूरी बातें कर लेते हैं। जो लोग पहली बार आ रहे हैं उनको मैं बता दूं, मेरा नाम शुभम श्रीवास्तव है और मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। और इसके साथ ही साथ मेरी ऑल इंडिया रैंक 22 रह चुकी है CSIR नेट के एग्जामिनेशन में। और पिछले 7 से ज़्यादा सालों से मैं इस फील्ड में पढ़ा रहा हूँ। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारे लेक्चर समझ आएंगे। अगर आपको नहीं समझ आता है कुछ भी, आप कमेंट बॉक्स में तुरंत पूछ सकते हैं मुझसे। उसके अलावा अगर आप अपनी तैयारी को लेकर सीरियस हैं तो प्लीज़ गो फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी। प्लस सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। उन बहुत सारी चीज़ों में आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आपकी स्टडी बहुत इजी हो गई है। आपको दौड़ के कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, थकने की ज़रूरत नहीं है। जर्नी में आप सारी चीज़ें घर बैठे बैठे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे पा सकते हैं। डेली लाइव क्लासेस होंगी आपकी, आपको एक वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स दिया जाएगा और लाइव टेस्ट और क्विजेस के थ्रू ये पता किया जाएगा कि आप कितना हद तक अच्छा कर पा रहे हैं। और अगर आपका कोई लेक्चर मिस हो जाता है तो आप डाउनलोडेड वीडियोस के थ्रू वो देख सकते हैं। उसके साथ ही साथ प्लस प्लेटफॉर्म पे आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये मिलता है, जो इन सारे यूट्यूब वाले और स्पेशल क्लास वाले प्लेटफॉर्म से अलग है, कि वहाँ आपको पर्सनल अटेंशन मिलता है टीचर का। साथ ही साथ आपके पास एक ही जगह पे बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल होते हैं जो आपकी क्वेरी सॉल्व करने के लिए बैठे हुए हैं। उसके अलावा आप अपने जो भी एजुकेटर हैं उनसे पर्सनली कांटेक्ट करके अपने डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। तो प्लस सब्सक्रिप्शन बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप सभी लोग जो लोग अपने तैयारियों को लेकर बहुत सीरियस हैं वो प्लीज़ इसके लिए जाएं। और ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं बहुत ही कम दामों पे। आप देख सकते हैं 2 साल की फ़ीस कितनी है, 2 साल की फ़ीस कितनी है, 1 साल की फ़ीस कितनी है। वैसे तो 1 महीने, 3 महीने और 6 महीने के प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं, बट आई विल रिकमेंड कि गो फॉर एटलीस्ट 1 और 2 ईयर्स, है ना। 1 और 2 ईयर्स में तैयारी बढ़िया तरीके से हो पाती है, 1-2 महीने में कुछ तैयारी हो नहीं पाती। ठीक है। और जब भी आप प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हैं प्लीज़ मेरा कोड SHUBH यूज़ करना ना भूलिए। इस पर आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है। और ये फीस आपकी 2 साल की इतनी हो जाएगी। ठीक है। और ये 2 साल की फीस इतना ही नहीं है कि 2 साल की फीस आपको केवल एक साथ जमा करनी है, आप उसको EMIs में भी जमा कर सकते हैं। ठीक है। सो इट्स अ वेरी गुड प्लान, प्लीज़ गो फॉर दिस प्लान। ठीक है। और साथ ही साथ आप अपने जान पहचान वालों में भी इस कोड को शेयर कर सकते हैं। वो जिस भी प्लान में शामिल होना चाहते हैं अनअकैडमी पे, ये SHUBH कोड को यूज़ करके वो डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। ठीक है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यूएशन में चलेगा। सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चल रहा था, सो उसी में हम आगे बढ़ेंगे देखेंगे कि क्या क्या है। ओके। सो ये कह रहा है कि 100, बाकी सारी चीज़ें मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ। पार्ट 3 है। सो मैंने अभी देखा था तो इसमें ज़्यादातर पोर्शन आपका उसी से रिलेटेड है, मोलरिटी वगैरह से रिलेटेड, तो उसको एक बार देख लीजिएगा ना। देखिए कह रहा है कि 100 ml 1 मोलर NaOH इज मिक्सड विथ 50 ml ऑफ 1 मोलर KOH सोल्यूशन, नॉर्मेलिटी ऑफ द मिक्सचर इज। सो देखो KOH और अगर NaOH को देखें N फैक्टर 1 है, तो जो मोलरिटी होगी, जो
जो मोलैरिटी होगी वही क्या होगी, आपकी नॉर्मेलिटी होगी। तो अगर हम देखें 100 ml, 100 ml 1 मोलर है, 100 ml 1 मोलर का मतलब क्या हुआ, 100 मिलीमोल है। और 50 ml 1 मोलर का मतलब क्या हुआ, 1 नॉर्मल का मतलब 1 मोलर ही हुआ, और ये हो जाएगा 50 मिलीमोल हो जाएगा। सो रिजल्टेंट सोल्यूशन में कितने आ गए, रिजल्टेंट में मिलीमोल्स कितने आ गए, रिजल्टेंट में मिलीमोल्स हो गए 150, और रिजल्टेंट का वॉल्यूम कितना आ गया, रिजल्टेंट का वॉल्यूम आ गया तुम्हारा 150 ml। सो भाई रिजल्टेंट की मोलैरिटी या रिजल्टेंट की नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, सिमिलर ही रहेगी मेरे ख्याल से। 150/150 कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। सो 1 मोलर बराबर 1 नॉर्मल यहाँ होगा क्योंकि n फैक्टर 1 है। सो द आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा मास ऑफ NaCl रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 0.01 मोलल एक्वस सोल्यूशन इन 1 किलोग्राम वाटर। सो मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन इज गिवन, मोलैलिटी कितना दिया हुआ है, मोलैलिटी दिया हुआ है 0.01 मोलल, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है कितना, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है कितना, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है 1 kg। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो इसका मतलब मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड कितने हो जाएंगे, 1 kg है ही 0.01, यानी कि 0.01 मोल रिक्वायर्ड है। और 0.01 मोल NaCl का क्या मतलब हुआ है, NaCl का मोलर मास होता है 58.5 इंटू 0.01, तो ये हो जाएगा 0.585 ग्राम रिक्वायर होगा। सो 0.585 ग्राम का मतलब क्या हुआ, सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। इस केस में सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, ठीक है। मास ऑफ NaCl रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 0.01 मोलर एक्वस सोल्यूशन 1 kg वाटर कितना होगा, 0.585 ग्राम होगा। ऋषिका और राज अपने आंसर सही कर लो आप लोग। ओके, कह रहा है कि टू सॉल्यूशंस मार्क्ड एज क्या बोलते हैं, A and B, two solutions marked as A and B are separated through a semi-permeable membrane as below, the phenomena undergoing। So हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से दो पार्ट्स को अलग कर देते हैं, दो सॉल्यूशंस को अलग करते हैं, तो सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, कहाँ से, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। सो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, अगर हम ये देखें, सो दिस वन इज लो कंसंट्रेशन, और इसको देखें तो ये क्या है, हाई कंसंट्रेशन है। तो यहाँ का जो सॉल्वेंट पार्टिकल होगा, सॉल्वेंट कंपार्टमेंट ए से कंपार्टमेंट बी की तरफ जाएगा, ठीक है। तो Na+ मूव्स फ्रॉम सोल्यूशन A to B। Na+ का मूवमेंट का मतलब सोल्यूट का मूवमेंट, ये बता रहा है, गलत बता रहा है, मूव्स फ्रॉम नहीं, सोल्यूट का मूवमेंट नहीं होता है, किसका होता है, सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है। सो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव्स फ्रॉम सोल्यूशन A to B, दिस आंसर इज द करेक्ट वन। सो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं फोर्थ कैसे हुआ सबको समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। कह रहा है देखो 3 कंपार्टमेंट हमको दिया हुआ है, ठीक है। इन 3 कंपार्टमेंट के सॉल्यूशंस के बारे में इसने कहा है कि यहां पर हमारे पास 0.1 मोलर यूरिया है, यहां पर 0.1 मोलर क्या है, NaCl है, और यहां पर 0.1 मोलर CaCl2 है। तो हमको किसके बारे में बात करनी है ना, हमको किसके बारे में बात करनी है, इनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करनी है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन 1 इज लोवेस्ट, 1 का अगर तुम देखो तो लोवेस्ट नहीं होगा, हाईएस्ट होगा। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल होगा उतना ही ज्यादा जो है वेपर प्रेशर में गिरावट आएगी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आई वैल्यू इसकी 1 है, इसकी आई वैल्यू 2 है, इसकी आई वैल्यू 3 है। तो यानी कि वेपर प्रेशर सबसे हाई किसका होगा, यूरिया का होगा, सबसे कम किसका होगा, CaCl2 का होगा, ठीक है। NKS स्टडी हब, बिकॉज द वांट ऑफ फैक्टर फॉर यूरिया इज 1, whereas for NaCl it is 2 and CaCl2 it is 3. So the number of solute particles in case of CaCl2 will be more as compared to the solution of urea. That is why the depression in vapor pressure will be minimum for urea.
So if the vapor pressure will be minimum for urea, what will happen? Urea solution will be exerting the maximum vapor pressure. Okay, so the statement number 1 which is saying that the vapor pressure of solution 1 is lowest is not correct. Okay, again it is saying that the relative lowering of vapor pressure is maximum in case of 3. Yes, because the relative lowering is directly dependent on the number of solute particles. So the number of solute particles will be maximum in case of ClCl2 just because its want factor value is 3. Okay, so that is why the second option is going to be the correct one. I hope everyone got my answer. सबको समझ आ गया ये चीज कि कैसे हुआ ये सारा कुछ? फ्रीजिंग पॉइंट इज मैक्सिमम, ये नहीं होगा थर्ड में, तो लोवरिंग सबसे ज्यादा होगी, सबसे बॉइलिंग पॉइंट इज मिनिमम, मैक्सिमम होगा सेकंड के लिए, ठीक है, मैक्सिमम होगा इसके लिए थर्ड के लिए, मिनिमम होगा तुम्हारे यूरिया के लिए. ओके, सो सादा का सारा वन ऑफ फैक्टर से हो गया. ये सबको समझ आ गया था ना? सबको समझ आ गया था पिछला क्वेश्चन कैसे हुआ? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई? बढ़े आगे, बढ़ते हैं आगे. ठीक है. An aqueous solution of sugar is taken in a beaker at freezing point of solution. ठीक है, aqueous solution of sugar लिया गया है, तो कह रहा है कि अब जब इसका फ्रीजिंग करने लगे तो फ्रीजिंग करते टाइम क्या क्या हो सकता है. ठीक है, तो जब हम फ्रीजिंग करते हैं एक्वस सोल्यूशन ऑफ ये शुगर वगैरह की, तो होता क्या है, सॉल्वेंट जमता है ना, सॉल्वेंट जमना शुरू होता है ना, तो क्रिस्टल्स ऑफ शुगर सेपरेटेड, crystal of ice separated, mixture of ice and some sugar crystal separated, crystals of glucose and fructose are separated. तो भैया क्या होगा, क्या होगा, मैंने आप लोगों को वो वाली क्लासेस में पढ़ाया भी है, जो लेट्स क्रैक नीट यूजी वाली क्लास होती है उसमें मैंने पढ़ाया भी है कि वेन एवर फ्रीजिंग ऑफ एनी सोल्यूशन इज कैरीड आउट, जब फ्रीजिंग करी जाती है, सो द सॉल्वेंट पार्टिकल गेट्स सेपरेटेड, सॉल्वेंट का सेपरेशन होता है. सो उस हिसाब से इफ यू आर फ्रीजिंग एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ शुगर, व्हाट विल हैपन, एक्वस सोल्यूशन ऑफ शुगर का मतलब क्या हुआ, द सॉल्वेंट इज व्हाट, द सॉल्वेंट इज वाटर, सो क्रिस्टल्स ऑफ आइस विल बी सेपरेटेड because solvent is water and when water get freezed it forms ice. ठीक है, so ये फंडा याद रखिएगा कि whenever when a solution is freezed, the solvent gets separated. तो aqueous solution अगर हाँ water freeze होगा, ठीक है, so crystal of ice will be separated. Third option will be the correct one. Third option will be the correct one. Next question is कि 15 gram of urea and 20 gram of NaOH dissolved in water, total mass of solution. So solute number 1, mass of urea कितना दिया हुआ है, 15 ग्राम, इसका मतलब हो गया कि 15 डिवाइडेड बाई 60 यानी कि 1/4 मोल, क्योंकि यूरिया का जो मोलर मास होता है, द मोलर मास ऑफ यूरिया इज 60, so that is why number of moles of urea will be 1/4. Second is mass of NaOH, it is given 20 ग्राम. 20 ग्राम का मतलब क्या हुआ, 20 डिवाइडेड बाई 40 यानी कि 1/2 मोल. ठीक है, और दिया हुआ है मास ऑफ सोल्यूशन, ये कितना दिया हुआ है, 250 ग्राम दिया हुआ है. सो 250 ग्राम का मतलब क्या हुआ, 250 ग्राम का मतलब हुआ मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ यूरिया प्लस मास ऑफ NaOH इज इक्वल टू 250. सो मास ऑफ H2O कितना आ जाएगा, 250 में से आप 35 क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए. सो व्हेन 250 में से 35 सब्सट्रैक्ट होगा, कितना बचेगा, इट विल बी 215. 215 का मतलब क्या हुआ, 215 डिवाइडेड बाई 18 मोल, है ना, 215 डिवाइडेड बाई 18 मोल. सो अगर हम इसको देखें तो ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो गए. सो मोल फ्रैक्शन ऑफ, इसलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH कितना आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH कितना आ जाएगा,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, NaOH, दैट इज 1/2 डिवाइडेड बाई 215 डिवाइडेड बाई 18, ये कितना आ जाएगा, 18 डिवाइडेड बाई 430, 18 डिवाइडेड बाई 430। और ये वैल्यू आएगी कितनी, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी कैलकुलेट करने पे, इसको कैलकुलेट करिएगा ज़रा, इसको कैलकुलेट करिएगा। ये आ रही है 0.036 के अराउंड। सो उस हिसाब से हमारा आंसर क्या करेक्ट होना चाहिए, है ना, द ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट वन। कि ये जो सोल्यूशन हमने बनाया है, इसमें जो मोल फ्रैक्शन आएगा हमारे, ठीक है, इसमें हमारे इसका आएगा, वो कितना आएगा, 0.036 आएगा। मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म्स इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो मैंने बताया था कि द कंसंट्रेशन टर्म in which mass or mole are present as denominator are टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। और डिपेंडेंट कौन होते हैं, जिनमें वॉल्यूम आता है। सो मोलैरिटी में वॉल्यूम आता है, यानी कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। मोलैलिटी में मास आता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। नॉर्मेलिटी में क्या आता है, नॉर्मेलिटी में वॉल्यूम आता है, ये डिपेंडेंट होगा। मोल फ्रैक्शन में मोल आता है, ये इंडिपेंडेंट होगा। सो मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन यानी कि सेकेंड एंड फोर्थ विल बी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। सो उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है वेपर फेज डायग्राम फॉर अ सोल्यूशन इज गिवन बिलो। इफ dotted line represents deviation, correct observation. So this kind of if graph is coming, this kind of graph, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो p कैलकुलेटेड है, ये जो लाइन है ये p कैलकुलेटेड है, और ये क्या है, ये p ऑब्जर्व्ड है। So if p observed is greater than p calculated, तो क्या होता है, ये पॉजिटिव डेविएशन होता है, पॉजिटिव डेविएशन होता है। और पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग पॉजिटिव होता है, डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना। और डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग भी क्या होता है, यहाँ पर पॉजिटिव होता है। सो यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, है ना। सबको समझ आ गया। बढ़ते हैं आगे। कह रहा है, क्वेश्चन देख लीजिए, सबको समझ आ रहा है ना, सबको समझ आ रहा है, किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है, बोल दीजिएगा हाँ या ना में। सबको आ रहा है ना, ठीक है ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स ए एंड बी हैविंग बॉइलिंग पॉइंट, ए का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए 70 डिग्री सेल्सियस है, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी ये है तुम्हारा 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इसको डिस्टिल किया जा रहा है किस पे, डिस्टिल किया जा रहा है 101.2 डिग्री सेल्सियस पर एज अ सिंगल लिक्विड। इसका मतलब क्या हुआ कि ए एंड बी फॉर्म्स एजियोट्रॉप। तभी ना सिंगल कंपोनेंट मैंने बताया था, पढ़ाया था ना आप लोगों को, कि जनरली जो सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या होते हैं, टू कंपोनेंट सिस्टम होते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। जनरली टू सॉल्यूशंस आर क्या, two component systems. But if we are able to separate them as a single component system, so क्या हुआ, इसका मतलब कि एजियोट्रॉपी was there। और ये कैसा एजियोट्रॉप है, इट्स अ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनता कब है, जब नेगेटिव डेविएशन होता है, पढ़ा रखे हैं ये सारी चीजें, ठीक है। सो नॉन आइडियल सोल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, देन ओनली इट विल गिव अ
maximum boiling azeotrope. So third option will be the correct one. Third option will be the correct one. बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ. कह रहा है कि द फिनोमेना टेकिंग प्लेस, ठीक है, एग को रख दिया गया है ना, एक लाइनिंग है और फिर इसके बाद वाटर में रखा गया उसको. सो क्या चीज यहाँ होनी चाहिए, ठीक है. अब ये जो एग लाइनिंग होगी इट विल एक्ट एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. व्हाट शुड हैपन देयर, यहाँ होना क्या चाहिए. क्या होना चाहिए बताइए. यहाँ पे जो फिनोमिना होता है इसको हम इंडोऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है. एग लाइनिंग में से जो वाटर है वो निकल के इधर जाने लगता है, ठीक है. इनसाइड जाना चाहिए लेकिन उल्टा होता है यहाँ पे, तो इसको हम इंडोऑस्मोसिस बोलते हैं. दिस इज इंडोऑस्मोसिस, इसको याद कर लीजिएगा, इट्स अ फैक्ट, ठीक है. इंडोऑस्मोसिस होता है इस केस में. बढ़ते हैं आगे. कह रहा 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन इज less concentrated, more concentrated, equally concentrated to 1 molar aqueous solution. सो आपका क्वेश्चन सीधा सीधा ये है कि मैंने आपको शुगर का सोल्यूशन बना के दिया है. एक है आपका 1 मोलर सोल्यूशन, एक पे लिखा हुआ है 1 मोलर सोल्यूशन. सो 1 मोलर वाला ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा या 1 मोलर वाला ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा, बताइए. ठीक है, देखिए तो जो हमारा 1 मोलर सोल्यूशन है, 1 मोलर में अगर देखा जाए, 1 मोलर में अगर देखा जाए तो एक बार ध्यान से समझना, मोल्स बाई वॉल्यूम करते हो, है ना, ऑफ सोल्यूशन, वो भी किसका, सोल्यूशन का. और 1 मोलर का मतलब क्या होता है, 1 मोलर का मतलब होता है तुमने मोल्स लिया है डिवाइडेड बाई क्या किया है, मास ऑफ सॉल्वेंट लिया हुआ है. तो यानी कि इस केस में अगर तुमने लिया है ना, इस केस में 1 लीटर सोल्यूशन है और उसमें कुछ क्या बोलते हैं ये सोल्यूट है, तो इसका जो मास होगा वो 1 kg तो ज़्यादा ही आएगा. इसका जो मास आएगा ये सॉरी 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 क्या बोलते हैं, इसका जो मास आएगा वो 1 kg से ज़्यादा आएगा. सो आपने 1 मोल एक पर्टिकुलर ज़्यादा मास में लिया हुआ है और 1 मोल कम मास में लिया हुआ है. सो कौन ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा, मोलर सोल्यूशन 1 मोलर विल बी more concentrated than 1 मोलर. आई बात समझ में, मतलब यही हुआ. देखो 1 मोलर जो तुम कह रहे हो उसमें तुम्हारा 1 kg सॉल्वेंट तो है ही है, ठीक है, 1 kg सॉल्वेंट तो है ही है, साथ ही साथ नंबर ऑफ मोल्स भी है, मतलब सोल्यूशन का मास देखा जाए तो ढेर सारा है. और अगर हम 1 मोलर की बात करें तो उसमें 1 लीटर के अंदर तुम्हारा सोल्यूशन भी सॉल्वेंट भी है, सोल्यूट भी है, मतलब कम अमाउंट में सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है. तो ज़्यादा कंसनट्रेटेड कौन होता है, जहां पर कम अमाउंट में ज़्यादा नंबर ऑफ सोल्यूट होगा. सो इसलिए 1 मोलर सोल्यूशन इज मोर कंसनट्रेटेड. सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन. फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन. क्या भाई आज किसी को पता नहीं था क्या कि क्लास होनी है, सुबह मतलब मिस हो गई थी, तो इतने कम लोग क्यों हैं आज क्लास में. द क्वेश्चन इज कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन containing 0.6 gram urea and 3.42 gram sugar in 100 ml at 27 डिग्री सेल्सियस इज. ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर देखो, शुगर और यूरिया, यूरिया एंड शुगर को अगर देखा जाए, यूरिया एंड शुगर आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. सो इफ दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आई विल बी 1. सो मुझे क्या यूज करना है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी यूज करना है सीधा सीधा. ठीक है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी यूज करना है. तो यूरिया के मोल्स कितने हैं, यूरिया के मोल्स हो जाएंगे 0.6 डिवाइडेड बाई 60, यानी कि 1/100 मोल. और दूसरा है हमारा शुगर, शुगर के मोल्स कितने हो जाएंगे 3.42 डिवाइडेड बाई 342. क्यों, क्योंकि शुगर का जो मोलर मास होता है 342 होता है, तो इट विल बी अगेन 1/100 मोल. सो टोटल मोल्स कितने आ गए, टोटल मोल्स कितने आ गए, टोटल मोल्स हो गए हमारे 2/100 मोल्स. ठीक है, 2/100 मोल्स. सो इसलिए कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, कंसेंट्रेशन सी विल बी नंबर ऑफ मोल्स
divided by volume of solution in terms of liter, and volume here given is 100 ml. 100 ml का मतलब क्या होता है? 0.1 लीटर. So here it will be 0.1. So ये आ गया आपका 2/10 यानी कि 1/5 मोलर. सो 1/5 मोलर. आपको सी पता चल गया. ठीक है, एटीएम में बताना है तो सी आपका आ गया कितना? 1/5. एटीएम में बताना है आर आप कितना लेके चलोगे? 0.0821 लेके चलोगे, है ना. आर को डिसाइड करना आना चाहिए कि किस सवाल में हमको आर की कौन सी वैल्यू लेके चलनी है. सो वो डिसीजन किससे होता है कि आपका यूनिट क्या लेना है. टेम्परेचर इज गिवन 27 डिग्री सेल्सियस. 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या होता है? 300 केल्विन. ओके, सो जस्ट पुट दीज वैल्यूज. पाई इज इक्वल टू 1/5 इंटू 0.0821 इंटू 300. इतना एटीएम आएगा. इतने एटीएम को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा 1/5 इंटू 300 का मतलब 8.21 इंटू 3. ठीक है, तो ये हो गया 3, 6, 24.5. सो 4, 24, ठीक है, 4.92 एटीएम आंसर आएगा. तो सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा. सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, बढ़ते हैं आगे. कह रहा है कि विच गैस इज मोर सॉल्युबल इन वाटर. तो आपने हेनरीज लॉ पढ़ा होगा. हेनरीज लॉ तो प्रेशर को बताता है. ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट और बताया था. द गैस हैविंग हायर वैल्यू ऑफ ए आर मोर सोल्यूबल. ठीक है, जिन गैसेस को इजीली क्या किया जा सकता है? लिक्विफाई किया जा सकता है, जिनकी स्मॉल ए वैल्यू ज्यादा होती है, दैट इज मोर इजीली लिक्विफेबल गैसेस. जो मोर इजीली लिक्विफेबल गैसेस होती हैं उनको हम क्या कर पाते हैं? आसानी से सॉल्युबिलिटी उनकी हाई होती है. तो सबसे ज़्यादा ए वैल्यू किसकी होती है? अमोनिया की होती है. सो अमोनिया वो गैस होगी जो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगी वाटर के अंदर. ठीक है, तो डी ऑप्शन नहीं करेक्ट होगा ऋषिका. इट विल बी सी ऑप्शन विच इज करेक्ट. ठीक है, बिकॉज अमोनिया का ए वैल्यू क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा होता है. ठीक है, चेक टू द रियल गैसेस. रियल गैसेस को आप देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा. बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ. कह रहा है कि विच इज हैविंग द हाईएस्ट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, वेपर प्रेशर हाईएस्ट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. तो देखिए, कभी भी जब हमको बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड करना होता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट कब आता है? जब आप वेपर प्रेशर कर्व ड्रॉ करते हो. ये 1 एटमॉस्फियर होता है. सो 1 एटमॉस्फियर का अगर आपने वेपर प्रेशर कर्व ड्रॉ किया तो ये 1 एटमॉस्फियर वाला लाइन वेपर प्रेशर कर्व को जहां कट करता है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होता है इसी को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम इस ग्राफ को देखें तो हमको क्या मिलता है कि हमारा ये जो सॉल्वेंट है H2O है, दिस इज सॉल्वेंट. तो सॉल्वेंट का जो आपका बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है वो ये आ रहा है. दिस इज नॉर्मल टीवी. ठीक है, अब पहले वाले का T1 मान लेता हूं, दूसरे वाले का ये T2 मान लेता हूं, और तीसरे वाले का क्या है? T3 मान लेता हूं. सो द थर्ड सोल्यूशन हैज हाईएस्ट थर्ड सोल्यूशन के पास हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है. इसका मतलब सबसे ज़्यादा इंक्रीज भी इसी में हुआ होगा. सो अपना करेक्ट क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा दिख रहा है. उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे सब लोग. तो फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा? यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट किसका सबसे ज़्यादा होगा? अगर यही पूछ लेता कि विच हैज़ द
हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, तो हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट याद रखना H2O का होता, लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका होता, थर्ड का होता है ना। डिप्रेशन, जितना ज्यादा एलिवेशन होता है उतना ही ज्यादा डिप्रेशन भी होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देखो वेपर प्रेशर कर्व दिया हुआ है, NaCl सोल्यूशन दिया हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज मार्क्ड एज, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज मार्क्ड एज। तो जब मैंने आप लोगों को वहाँ वाले चैनल पे लेट्स क्रैक नीट ईजी वाले पे ये चीज़ पढ़ाई थी, तो मैंने ये चीज़ भी बताई थी कि जब कभी भी वेपर प्रेशर कर्व ड्रॉ करते हैं तो मान लो ये सॉल्वेंट है, दिस इज सॉल्वेंट, तो यहाँ कहीं नीचे टेम्परेचर पे जाके ये वेपर प्रेशर है, यहाँ थोड़ा सा ऐसे आता है जहाँ पर सॉलिड मतलब ये फ्रीज कर जाता है, ठीक है, दिस इज सॉल्वेंट, इसका ऐसा सा आता है। तो अब जब सोल्यूशन का तुम ड्रॉ करोगे तो सोल्यूशन का क्या होता है कि ये बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, और आपको पता है सॉल्वेंट ही फ्रीज हो रहा होता है, तो ये जहां मिलता है, मतलब कि आपका सोल्यूशन का, सोल्यूशन वाला जो वेपर प्रेशर कर्व है, सोल्यूशन वाला वेपर प्रेशर कर्व सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर कर्व को जहां कट करता है वहीं पे फ्रीजिंग होती है। तो आपका ये रहा, कहां गया, ये रहा सॉल्वेंट और ये रहा सोल्यूशन, तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कर्व सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को जहां कट करेगा वहीं फ्रीजिंग होगी। सो कहाँ फ्रीजिंग मार्क हो रही है, बी ऑप्शन से, बी पॉइंट से मार्क हो रही है, यानी कि अपना सेकंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। बी पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग, बी पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग द फ्रीजिंग ऑफ NaCl सोल्यूशन, ठीक है, बी होगा, बी होगा बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, कह रहा वांट ऑफ फैक्टर फॉर एसिटिक एसिड इन एक्वस मीडियम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज। सो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अभी कल या परसों मैंने क्लास ली थी जो लेट्स क्रैक नीट यूजी पे इलेक्ट्रोलिसिस की, तो वहां ये बताया भी था और पहले भी आप लोगों को पढ़ाया गया होगा आयनिक इक्विलिब्रियम में कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो तो अपने सोल्यूशन के अंदर 100% डिसोसिएटेड होते हैं, लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो 100% डिसोसिएटेड नहीं होते हैं। लेकिन लेकिन हम जैसे जैसे डाइल्यूशन करते जाते हैं, हम जैसे जैसे उनकी कंसंट्रेशन कम करते जाते हैं, वैसे वैसे उनका एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, बढ़ता जाता है। सो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होगा, दे विल अटेन ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएशन, मीन्स एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट बिहेव लाइक एन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। सो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, at infinite dilution weak electrolytes get हंड्रेड परसेंट डिसोसिएटेड, ठीक है। कितना होगा सर उस ग्राफ में, बॉइलिंग के लिए देखो पॉइंट दिया नहीं हुआ था, आगे जाके 1 एटमॉस्फियर को जहां कट करेगा, ये देखो तुम्हारा ये वाले क्वेश्चन में ये यहां जाके 1 एटमॉस्फियर को जहां कट करेगा ये बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। गेट 100% डिसोसिएटेड, तो एसिटिक एसिड अगर 100% डिसोसिएट हो गया तो ऐसा एरो बनेगा एंड वी विल गेटिंग 2 पार्टिकल्स। सो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, 100% का मतलब 1, 2 माइनस 1, ठीक है, तो इट विल बी 2। सो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन want of factor for acetic acid will be coming out to be 1, so the answer will be second option। Let's move to the next question। next question, correct order of freezing point of the given solution, ठीक है। so freezing point लेसर द, देखो ये चीज याद रखना, लेसर द वैल्यू ऑफ डेल्टा TF, हायर द फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, चूंकि फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट माइनस डेल्टा TF होता है।
अब हम जानते हैं डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ एम, ठीक है। सो मोर द आई एम वैल्यू, मोर द डेल्टा टी एफ। तो भैया आई एम वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे? देखो यहाँ पर ये ग्लूकोज है, इसकी आई वैल्यू 1 है। यहाँ यूरिया, इसकी आई वैल्यू 1 है। ये NaCl है, इसकी आई वैल्यू 2 है। ये CaCl2 है, इसकी आई वैल्यू 3 है। सो आई एम वैल्यू देखा जाए तो यहाँ कितनी आ जाएगी? 0.1 आ जाएगी। यहाँ आई एम वैल्यू अगर देखा जाए तो कितनी आ जाएगी? 0.2 आ जाएगी। यहाँ आई एम वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगेन 0.2 आ जाएगी। यहाँ आई एम वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.15 आ जाएगी। तो सबसे कम डेल्टा टी एफ किसका होगा? सबसे कम डेल्टा टी एफ फर्स्ट का होगा। सो फ्रीजिंग पॉइंट का अगर हम देखें तो फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा? फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा? फर्स्ट का होगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो फोर्थ का होगा, और तीसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो आपके सेकंड और थर्ड का क्या होगा? बराबर होगा। सो सबसे हाईएस्ट 1 का होना चाहिए, सबसे कम सेकंड और थर्ड का होना चाहिए। सो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा थर्ड ऑप्शन कैसे करेक्ट हुआ है। ओके, तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.01 मोलर AB2 विच इज 10% डिसोसिएटेड इन एक्वस मीडियम, ठीक है, एज A+2 एंड B-, ठीक है। तो कह रहा है नया बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? सो वी नीड टू कैलकुलेट न्यू बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में हमेशा एलिवेशन होता है। न्यू बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू 100 प्लस डेल्टा टीबी होगा डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। या फिर 273 प्लस डेल्टा टीबी केल्विन होगा। आपको पता है ना डेल्टा टीबी डिग्री सेल्सियस और उसके लिए बराबर होता है ना, क्योंकि चेंज स्केल पे डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये हमको डेल्टा टीबी कैलकुलेट करना है। डेल्टा टीबी आता कैसा है? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू होता है आई के बी एम, एंड फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस मोलरिटी इज इक्वल टू मोलरिटी। तो आपको ये एम दे दिया है, आई वैल्यू अपना निकालना है, केवी भी दिया हुआ है। सो आई का कैलकुलेशन करना सबसे पहले जरूरी है। सो हम बीच वाले कॉलम में आई का कैलकुलेशन कर लेते हैं। AB2 को अगर देखा जाए तो AB2 किस तरीके से टूटता है? A2 प्लस प्लस 2B-, यानी कि n वैल्यू यहाँ पर 3 है, और I इज इक्वल टू डिसोसिएशन के लिए पढ़ाया गया होगा 1 प्लस अल्फा n-1 होता है। सो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है? 10% डिसोसिएटेड, इट मीन 0.1। n की वैल्यू कितनी है? 3-1। तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू आपका 1 प्लस 0.2, यानी कि I वैल्यू विल बी कमिंग आउट टू बी 1.2। I आपका 1.2 आ गया, तो डेल्टा टीबी अब कितना आ जाएगा? 1.2 इंटू 0.52 इंटू 1, क्या बोलते हैं, 0.01। सो ऑन कैलकुलेशन हमको क्या वैल्यू मिलेगी? जरा एक बार ये कैलकुलेट करके देख लेते हैं। हमको कैलकुलेशन पे मिलेगा 1.2 इंटू 0.52 इंटू 0.01, ये आ रहा है 0.00624, यानी कि इतने डिग्री सेल्सियस या इतने केल्विन हुआ, ठीक है। तो कह रहा बॉइलिंग पॉइंट, नॉट इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है, तो ये 273 नहीं 373 होगा ना। सो नया वाला बॉइलिंग पॉइंट कितना आ जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट विल बी 373 प्लस 0.00624, यानी कि द न्यू बॉइलिंग पॉइंट विल बी कमिंग अप्रोक्सीमेटली 373.00624 केल्विन। और अगर हम अपने ऑप्शंस को देखें सो हमारा सेकंड ऑप्शन उसके सबसे नजदीक है, ठीक है। सो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 373 केल्विन। सो उस हिसाब से अपना ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को समझ आया होगा ये कैसे हुआ।
दोनों को लेंगे मतलब 273 प्लस 100, हाँ भाई 273 का मतलब तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना। चलते हैं आगे। कह रहा है वेपर प्रेशर डायग्राम ऑफ सम लिक्विड प्लॉटेड अगेंस्ट द टेम्परेचर एज गिवन बिलो। मोस्ट वोलाटाइल लिक्विड इज, मोस्ट वोलाटाइल लिक्विड का मतलब होता है हायर द वेपर प्रेशर मोर द वोलेटिलिटी। ये चीज सबको पता होगा, ठीक है। जिसका वेपर प्रेशर जितना ज्यादा होगा, जिसका वेपर प्रेशर जितना ज्यादा होगा उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ज्यादा वोलेटाइल कहते हैं, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वोलाटिलिटी का क्या होता है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोलाटिलिटी। जो ज्यादा वोलाटाइल होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होता है। तो अब ये देखो, ये वेपर प्रेशर कर्व दिया हुआ है, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट टीए का है और ये बॉइलिंग पॉइंट टीडी का है। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट टीडी का ज्यादा है, यानी कि टीडी सबसे कम वोलेटाइल है। तो कौन सबसे ज्यादा वोलेटाइल होगा, सबसे ज्यादा वोलेटाइल वो होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट जल्दी रीच हो जाए। तो यहां देखा जाए अगर ग्राफ को, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे जल्दी रीच हो रहा है, किसका बॉइलिंग पॉइंट आप सबसे पहले पा रहे हो। आप देख रहे हो ए सबसे पहले बॉयल हो जा रहा है। सो अगर ए सबसे पहले बॉयल हो जा रहा है, इसका मतलब ए यहाँ पे सबसे ज्यादा वोलाटाइल लिक्विड है। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। अगर यही कहता कि लीस्ट वोलाटाइल लिक्विड कौन है, लीस्ट वोलाटाइल लिक्विड कौन है, सो लीस्ट वोलाटाइल लिक्विड आपका यहाँ पर डी है, क्योंकि उसको बॉयल करने के लिए आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है। इट मींस उसका वेपर प्रेशर गिवन टेम्परेचर पे सबसे कम हुआ रहा होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है ड्यूरिंग इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड। अच्छा, जब इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन होता है तो क्या क्या चीजें होती हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को 9 से पढ़ाई गई हैं, ठीक है, 9 से पढ़ाई जा रही हैं। ड्यूरिंग इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। सो कह रहा है कि सबसे पहली चीज कि भाई द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड राइजेस। सो आप लोगों को पता होगा, मैं पॉइंट्स लिखता चल रहा हूं। इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, इट्स अ फैक्ट, आपने देखा भी होगा। सो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड फॉल्स, तो इसके हिसाब से सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड रिमेन्स अनइफेक्टेड, ये भी गलत हो गया। द लिक्विड मॉलिक्यूल्स बिकम इनर्ट, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। जब भी आपका इवेपोरेशन होगा, है ना, लिक्विड का जब भी इवेपोरेशन होगा, द टेम्परेचर विल बी डिक्रीजिंग, है ना, इट विल कॉजिंग सम कूलिंग, है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा एट हायर अल्टीट्यूड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज लोअर्ड। सो बॉइलिंग पॉइंट कब होता है, अ लिक्विड गेट्स बॉइल्ड, अ लिक्विड गेट्स बॉइल्ड when its vapor pressure becomes equal to the एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। यानी कि किसी लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के प्रोपोर्शनल होगा। क्यों प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि जितना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा टेम्परेचर उतना ही ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। सो क्यों लो हो जाता है, क्योंकि आप जब ऊंचाइयों पे जाते हो, ठीक है, जब आप ज्यादा हाइट पे जाते हो तो आप क्या पाते हो वहां पर, कि जो भी लिक्विड था, ठीक है, लिक्विड कह रहे हैं, जो भी आपका प्रेशर था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, घट जाता है। और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगा, सो ऑब्वियसली आपका जो लिक्विड है उसका वेपर, ये क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा। सो दिस इज द करेक्ट रीजन, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट रीजन, ठीक है। टेम्परेचर कम होता है, नहीं, टेम्परेचर कम होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट नहीं कम हो जाता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, इस वजह से हो जाता है, ठीक है। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है, ठीक है।
इसीलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। बढ़ते हैं आगे। कह रहा है व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट आयंस व्हेन इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 0.1 मोलर AgNO3 एंड 0.1 मोलर NaCl आर मिक्स्ड। ठीक है, सो लेट अस अज्यूम, ठीक है, V लीटर ऑफ ईच आर मिक्स्ड। ठीक है, इसलिए फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, दैट इज वाई द फाइनल वॉल्यूम विल बी 2V लीटर। फाइनल वॉल्यूम आपका कितना आ जाएगा, 2V लीटर आ जाएगा ना। फाइनल वॉल्यूम विल बी 2V लीटर। तो अगर फाइनल वॉल्यूम 2V लीटर आ रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, जब आप इनको मिलाओगे, AgNO3 को मिलाओगे और क्या है NaCl मिलाओगे, तो क्या बनता है, NaNO3 बनता है और AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो नाइट्रेट आयन के मोल्स तो बराबर ही रहे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रेट उतने ही रहे, और वो कितने थे, जितने मोल्स तुम्हारे AgNO3 के रहे होंगे। तो कितने थे, 0.1V मोल्स थे। ठीक है, इसलिए कंसंट्रेशन या मोलरिटी ऑफ नाइट्रेट आयंस इन द फाइनल सोल्यूशन कितना हो जाएगा, इट विल बी 0.1V डिवाइडेड बाई 2V, यानी कि 0.05 मोलर विल बी द करेक्ट आंसर। 0.05 मोलर विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो ये कौन सा ऑप्शन हमको दिख रहा है, विच ऑप्शन इसको सही बता रहा है, कौन सा ऑप्शन सही बता रहा है, ये है हमारा थर्ड ऑप्शन। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है इफ एनी सोल्यूट A dimerizes in water at 1 atmospheric pressure and the boiling point of this solution is 100.52 degree Celsius. Okay, if 2 moles of A is added to 1 kg of water and kb of water is 0, calculate the percentage association। ठीक है, पर आपको परसेंटेज एसोसिएशन बताने के लिए कह रहा है। ओके, सो इन केस ऑफ एसोसिएशन, इन केस ऑफ एसोसिएशन आपका जो आई वैल्यू होता है वो आई इज इक्वल टू कितना हो जाता है, आई इज इक्वल टू हो जाता है, या इसको सीधा निकाल ही लेते हैं, डाइमराइज हो रहा है ना, डाइमराइज होने का मतलब 2A से A2 बन जा रहा है। ठीक है, डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन अगर हम अल्फा मान लेते हैं, हम शुरू में इसको 2 मोल्स ले लेते हैं, तो ये 0 था, 2 से मान लेते हैं ये अल्फा चला गया। ठीक है, 2 से ये अल्फा चला गया, सो 2 अल्फा से ये कितना बनना चाहिए, अल्फा बनना चाहिए। सो फाइनली ये आ गया आपका 2 - 2 अल्फा और ये अल्फा। सो आई वैल्यू आ जाएगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर द प्रोसेस इट विल बी 2 - अल्फा डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 1 - अल्फा बाई 2 हो गया आई वैल्यू, है ना। और डेल्टा टीवी कितना दिया हुआ है, डेल्टा टीवी तुम्हारा आया हुआ है 0.52 डिग्री सेल्सियस, और एम कितना आया हुआ है, 2 मोल तुमने 1 किलोग्राम में मिलाया हुआ है, यानी कि 2 मोलल। ओके, सो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होता है, आई के बी एम। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू हो जाएगा 0.52, आई की वैल्यू हो गई 1 - अल्फा बाई 2, और के बी की वैल्यू कितनी हो गई 0.52, और एम की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। सो 0.52 से 0.52 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/2 इज इक्वल टू 1 - अल्फा बाई 2, तो ये आ जाएगा अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 1/2, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 1, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 100%। सो अपना फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, 100% एसोसिएशन इज गोइंग ऑन। ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से अगर देखा जाए सो 100% एसोसिएशन हो रहा है, आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि सब्सटेंस ए टेट्रामराइजेस इन वाटर
to the extent of 80%. A solute of 2.5 gram of A in 100 gram of water lowers the freezing point by 0.3 degree Celsius. The molar mass of A is. So for tetramerization, टेट्रामराइजेशन का मतलब क्या होता है? टेट्रामराइजेशन का मतलब हुआ कि आपके जो एटम के 4 पार्टिकल हैं वो 4 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं. सो अगर हमारा ए टेट्रामराइज हो रहा है तो रिएक्शन कुछ ऐसी हो रही होगी कि 4A इज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ A4. ओके, A4 बन रहा है. तो शुरू में इसने क्या कहा? शुरू में इसने कहा कि अगर मान लो मैं इसको 4 मोल ले लेता, 4 मोल ले लूँ, मुझे आई वैल्यू निकालनी है, मैं कुछ भी लेके चल सकता हूँ. सो इनिशियली ये 0 रहा होगा. ये कह रहा है 80% एसोसिएशन, 80% एसोसिएशन हुआ है. सो यानी कि 1 माइनस 0.8 हो गया ये. तो ये कितना बनेगा? 0.8 बनेगा. सो आपका फाइनल कितना आ गया? 4 माइनस 4 इंटू 0.8 और 0.8. तो आई वैल्यू कितनी आ गई? आई वैल्यू आ गई आपकी 4 माइनस 3 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाई 4, है ना? यही आएगा. तो ये जब आएगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस, आप इसको देखो तो 3 इंटू 0.2 यानी कि 1 माइनस 0.6 यानी कि ये आ जाएगा आपका 0.4. फॉर दिस केस आई विल बी 0.4. इफ आई इज इक्वल टू 0.4, एक बार चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन सही है. आई की वैल्यू 0.4 है और आपको पता होगा कि वन टॉप फैक्टर, जब आपका कभी भी एसोसिएशन होता है तो वन टॉप फैक्टर हमेशा लेस देन 1 आता है, यानी कि ये सही आ रहा है. अ सोल्यूशन ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ ए, है ना, ए का 2.5 ग्राम. तो लेट द मोलर मास ABM. ठीक है. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए ये हो जाएंगे 2.5 डिवाइडेड बाई एम मोल्स. मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया? 100 ग्राम यानी कि 0.1 kg. तो यहां से क्या आया? मोलैलिटी आ गई. मोलैलिटी आ गई 2.5 डिवाइडेड बाई एम डिवाइडेड बाई 0.1 यानी कि 25 बाई एम. दिस इज मोलैलिटी. मोलैलिटी हमको पता चल गई. आई हमने कैलकुलेट कर लिया 0.4 है. और क्या पूछा है? डेल्टा टी भी दिया हुआ है, डेल्टा टी भी दिया हुआ है. फ्रीजिंग पॉइंट नहीं, लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट. डेल्टा टी एफ दिया हुआ है, डेल्टा टी एफ दिया हुआ है 0.3, है ना. और के एफ हम जानते हैं वाटर का कितना होता है? 1.86 होता है. यहाँ देना भूल गया है. वैसे 0. क्या बोलते हैं वो 86 1.86 ही होता है. सो अब हम ये फॉर्मूला रख देंगे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ एम. ठीक है. तो क्या आ जाएगा? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 0.3. आई वैल्यू कितनी आ गई? आई वैल्यू कितनी आ रखी है? 0.4 आ रखी है. के एफ वैल्यू कितनी है? 1.86 है. और मोलैलिटी कितनी है? 25 बाई एम है. सो एम विल बी कमिंग अप्रोक्सीमेटली 4/3 इंटू 1.86 इंटू 25, है ना. मैंने 4/3 क्यों कर दिया? 0.4 डिवाइडेड बाई 0.3 को 4/3 लिख दूंगा. ये आ जाएगा 186 डिवाइडेड बाई 3. 186 डिवाइडेड बाई 3 कैसे आया? 25 इंटू 4 इज इक्वल टू 100 एंड 100 इंटू 1.86 विल बी 186 एंड डिवाइडेड बाई 3. सो इसको जब हम काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 6 एंड 2 62 ग्राम पर मोल आंसर आ रहा है. ठीक है. सो यहाँ हमने किस तरीके से प्रोसीड किया आपने देखा होगा कि पहले आपका जो सब्सटेंस टेट्रामराइज हो रहा है, मतलब कि ए, ठीक है, उस टेट्रामराइज सब्सटेंस का गिवन एक्सटेंट के हिसाब से आप सबसे पहले वन ऑफ फैक्टर निकाल लीजिए. वन ऑफ फैक्टर आपको पता चल गया. मास दिया हुआ है, सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है, लेकिन मोलर मास नहीं पता है. तो मोलर मास एज्यूम करके मोलैलिटी का एक्सप्रेशन लिख लीजिए. आपको मोलैलिटी पता चल गई, वन ऑफ फैक्टर पता चल गया, डेल्टा टी एफ गिवन है, के एफ आपको पता होता है. सो जस्ट डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ एम रख के हम इन चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे.
ठीक है, और हमारा आंसर कितना आ रहा है, 62 ग्राम पर मोल आ रहा है। सो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ गया होगा ये किस तरीके से सवाल सॉल्व हुआ, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। यहाँ पर बढ़ जाते हैं हम आगे के क्वेश्चन की तरफ। इतने कम बच्चे दिखते हैं यार, बहुत डिमोरलाइजेशन होता है ना। 2 क्लासेस। K for Fe6 is supposed to be 40% dissociated when 1 molar solution prepared. Its boiling point is equal to another 20% by mass by volume of non-electrolyte solution A. Considering molality is equal to molarity, the molecular weight of A is. ठीक है, so हम यहाँ पर देख लेते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या करना है हमें। पहले तो इसने K4FeCN6 के बारे में बता दिया, K4FeCN6 के बारे में। तो K4FeCN6 को अगर हम जाने तो ये टूटता कैसे है, 4K प्लस FeCN6 4 माइनस होता है, ठीक है ये होता है। तो n इज इक्वल टू यहाँ 5 आता अगर ये 100% डिसोसिएट हुआ होता है, लेकिन क्वेश्चन में आपको बोल दिया है कि इट इज नॉट गेटिंग 100% डिसोसिएटेड, तो बेवकूफ़ी करके नहीं आनी है कि 5 लिख के चले आए। यहाँ हम सबसे पहले i निकालेंगे, और i का डिसोसिएशन के लिए मैंने फॉर्मूला बताया है 1 प्लस अल्फा n माइनस 1, ठीक है। तो i यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 प्लस अल्फा 40% का मतलब 0.4 होता है, n का मतलब यहाँ पर 5 होगा, 5 माइनस 1 हो जाएगा। सो ये आएगा i इज इक्वल टू 1 प्लस 0.4 इंटू 4, यानी कि i इज इक्वल टू 1 प्लस 1.6, यानी कि i विल बी 2.6। सो यहाँ पर i आपका 5 ना होके कितना है, 5 ना होके कितना है 40% है, तो 40% से ये कैलकुलेट होके कितना आ रहा है। सो इन दिस केस i इज इक्वल टू 2.6, ये याद रखिएगा। और इसकी कंसेंट्रेशन क्या दे रखा है, मोलर दे रखा है, 1 मोलर दे रखा है। सो मोलरिटी और मोलरिटी बराबर मान लेंगे, तो 1 ही लेके चलेंगे, 1 ही मान के चलेंगे। इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू अनदर 20% मास। सो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, इट्स बॉइलिंग पॉइंट यानी कि इसका जो डेल्टा टीबी है, इट इज दिस डेल्टा टीबी इज सेम एज डेल्टा टीबी फॉर 20% mass by volume of an electrolyte, ठीक है। 20% मास बाई वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, 20 ग्राम इन 100 ml सोल्यूशन, यानी कि 20 बाई एम मोल इन 20 बाई एम मोल इन 0.1 लीटर सोल्यूशन, यानी कि मोलैरिटी कितनी आ गई इसकी, इस सोल्यूशन की मोलैरिटी कितनी आ गई है, 200 बाई एम आ गई कि नहीं आ गई। तो मोलैरिटी, तो इसका डेल्टा टी भी लिखोगे क्या, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो I1 होगा KB इंटू 200 बाई एम लिखा जाएगा, और इसका डेल्टा टी भी क्या लिखा जाएगा, इसका डेल्टा टी भी लिखा जाएगा I KB M। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बोथ आर सेम, सो हम क्या लिख सकते हैं, 2.6 KB इज इक्वल टू KB इंटू 200 अपॉन M। तो KB से KB काट दो, तो M इज इक्वल टू कितना आ जा रहा है, 200 डिवाइडेड बाई 2.6। सो जब हम 200 डिवाइडेड बाई 2.6 करेंगे क्या आएगा वैल्यू, 200 divided by 2.6, this value is coming approximately 76.9। तो यानी कि m को हम क्या लिख सकते हैं, 77 लिख सकते हैं। मतलब कि जो आपका ये दूसरा वाला नॉन इलेक्ट्रोलाइट है जिसका बॉइलिंग पॉइंट आपके इनके बराबर आया है, गिवन K4 FeCN6 वाले सोल्यूशन के बराबर आया हुआ है, उसका मोलर मास 77 होगा। सो उस हिसाब से अपना ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो उम्मीद करता हूँ सबको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। सो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं,
ठीक है, आप सभी लोगों को ये वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ गो फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन का सारा डिटेल मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दे दिया था। ठीक है, और आप जब भी प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हैं तो प्लीज़ मेरा कोड SHUBH यूज़ करना ना भूलिए। इससे आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके साथ ही साथ आप प्लस कोर्स पे अपने जो भी आपके इंस्ट्रक्टर हैं, आपके जो भी एजुकेटर हैं, आप उनसे डायरेक्टली सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, सो प्लीज़ ऑल ऑफ़ यू, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि गो फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन और अपने जान पहचान वालों में भी इस कोड को आप लोग प्रमोट कीजिए। ठीक है, सो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज का हम लोग लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं और आप लोग ये सारा जो PDF दिया गया है, ये सारा जो लेक्चर लिया गया है, इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ ही साथ आपको एक फीडबैक फॉर्म भी दिया हुआ है, सो प्लीज़ आप लोग उस फीडबैक फॉर्म को भी भर दीजिए। टेलीग्राम लिंक पे आप लोग जाके ये सारे PDF को कलेक्ट करके सवालों को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है, सो आज का हमारा जो और टाइम, आज का लेक्चर ये तो ख़त्म हो गया। आज एक और लेक्चर है लेट्स क्रैक नीट यूजी पे, जहाँ पे मैं फैराडेज लॉ के बारे में पढ़ाऊंगा। वो 7 to 8 PM होगा यूट्यूब पे ही। सो प्लीज़ आप लोग वहाँ बने रहिए। और कल का हमारा जो टाइम टेबल है, कल का हमारा टाइम टेबल होगा 11 बजे से 12 बजे तक मॉर्निंग में हम लोग PYQ पार्ट 1 करेंगे और 3 बजे से 4 बजे तक हम लोग PYQ पार्ट 2 करेंगे क्वेस्ट चैनल पर ही। ठीक है, सो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इन लेक्चर्स में शामिल होइए। ठीक है, सो आज का यहीं ओवर करते हैं और प्लीज़ इस कोड को शेयर करना ना भूलिए। इस कोड को यूज़ करके आप लोग प्लीज़ प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए जाइए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। मिलते हैं शाम को 7 से 8 लेट्स क्रैक नीट यूजी पे।